नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि। बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के गुजरात दौरे की, बिहार में चुनाव प्रचार की, जानेंगे कि कृषि बिल पर राजस्थान में क्या हुआ। साथ ही बात होगी पश्चिम बंगाल में शाह की एंट्री की, और बुलेटिन के आखिर में बात कल से बदलने वाले नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का इस्तीफे को लेकर बड़ा खुलासा, कहा निर्मला सीतारमण से संबंधों में आई खटास, इसलिए दे दिया इस्तीफा। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में फिर दिखे आपसी मतभेद, कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण मंत्री अशोक चौहान का दावा, कांग्रेस शासित निगमों को फंड जारी नहीं कर रही है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का रोजगार को लेकर बड़ा बयान, बोले भगवान भी सीएम बन जाएं तो 100% को नौकरी देना संभव नहीं। आरबीआई ने जियो पेमेंट पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, नियमों का पालन न करने पर आरबीआई ने की कार्यवाही। चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच होगा पहला मुकाबला। दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन था। पीएम मोदी ने जहां दौरे के पहले दिन यानी कल राज्य को कई सौगातें दी, तो वहीं आज दौरे के दूसरे दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने गुजरात को अनोखी सौगात दी है। तो आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। स्वागत है राजीव जी आपका। लेकिन चर्चा से पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। कल जहां पीएम मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क और एकता मॉल जैसी कई सौगातें गुजरात को दी थी, तो वहीं पीएम मोदी ने ट्रेनी आईएएस अफसरों को आज संबोधित किया। पीएम ने अफसरों को संबोधित करते हुए कहा कि रूल और रोल का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पीएम ने देश के पहले सी प्लेन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सी प्लेन का पहला सफर पीएम ने केवड़िया से साबरमती तक किया। बता दें कि ये सी प्लेन अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ता है। सी प्लेन की सेवा रोजाना पर्यटकों के लिए अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद के बीच उपलब्ध होगी। इससे पहले पीएम ने पहली बार साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सी प्लेन का सफर किया था। तब भी उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरी थी। तब पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरकर 49 किलोमीटर दूर धरोई डैम पहुंचे थे। वहां पीएम ने मशहूर अंबा देवी के दर्शन किए थे और फिर सी प्लेन में वापस साबरमती रिवर फ्रंट पर लैंडिंग की थी। तब पीएम मोदी के सी प्लेन के सफर को लेकर काफी सियासत भी हुई थी। तो क्या इस बार पीएम मोदी सी प्लेन के बहाने 2022 को साधने की कोशिश कर रहे हैं? राजीव जी, देश में जब भी कोई बड़ा चुनाव हो रहा हो तो पीएम मोदी का एक मेगा शो हमें जरूर देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से यह प्रचारित किया जाता है कि यह शो चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं है। 2017 में जब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चल रहा था, तब चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन मोदी जी उसी जगह से सी प्लेन की यात्रा करते नजर आए थे जहां आज उन्होंने सी प्लेन परियोजना का उद्घाटन किया है। ऐसा ही हमने 2018 में उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा चुनाव में देखा था, जब चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में पीएम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस, जो पूरा बना भी नहीं था, उसका उद्घाटन कर रोड शो कर रहे थे, जिसे पूरे देश में दिन भर टीवी चैनलों पर दिखाया गया। और आज गुजरात में एक बार फिर मोदी जी का सी प्लेन वाला शो, ये बिहार चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश है या फिर सही मायनों में गुजरात को पीएम की तरफ से दी गई सौगात है? देखिए सृष्टि, लोक कल्याणकारी सरकार का काम आम जनता के हित के लिए काम करना होता है। सरकार अगर पुल, हाईवे, सड़कें या अस्पताल आदि बनवाए तो ये उसका कर्तव्य है, जिसके लिए उसे किसी तारीफ की दरकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको सत्ता सौंपी ही इसलिए है ताकि आप उसे सुविधाएं पहुंचाने वाले काम करें। लेकिन आजकल ऐसे कामों को सौगात का नाम दिया जाता है, मानो सरकार ने पुल, सड़कें या अस्पताल बनवाकर कोई एहसान किया हो। जहां तक सवाल गुजरात को मिले सी प्लेन का है, तो इसे देखना वाकई सृष्टि मनोरंजक है कि कोई विमान कैसे पानी पर उतर सकता है। इससे सफर का समय भी कम हुआ है, लेकिन इससे गुजरात की गरीब जनता के लिए क्या भला हुआ, यह बड़ा सवाल है। जहां तक सवाल चुनाव के वक्त इस तरह की शोबाजी का है, तो मोदी जी तो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े शोमैन कहे जा सकते हैं। उनके पहले के प्रधानमंत्रियों में से किसी ने इस तरह विधानसभा के चुनावों में हिस्सा नहीं लिया, यह हम सब देख रहे हैं। जैसे मोदी जी पिछले 6 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में लेते आए हैं, और उनके साथ सुविधा यह है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता बतौर प्रधानमंत्री उनके द्वारा किए गए उद्घाटनों पर लागू नहीं होती है। इसीलिए गुजरात में विकास की चमक दिखाकर वो बिहार को लुभाने की कोशिश करें सृष्टि, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में 3 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होना है। दूसरे फेज में 17 जिलों की 94 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर 1462 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में दूसरे चरण को लेकर किसकी है क्या तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। कल शाम को बिहार विधानसभा की 94 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होना है। दूसरे चरण में भी महागठबंधन और एनडीए के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। कुछ सीटों पर एलजेपी भी लड़ाई में दिख रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सबसे ज्यादा 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 24 और वामपंथी दल 14 सीटों पर चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से जेडीयू 43 सीटों पर, बीजेपी 46 सीटों पर और वीआईपी 5 सीटों पर मैदान में है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी दूसरे चरण की 94 सीटों में से 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें से 43 प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ हैं और इनके अलावा 4 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ भी एलजेपी प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। दूसरे चरण में 27 सीटों पर बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला है। बीजेपी कांग्रेस के साथ 12 सीटों पर और सीपीएम के साथ 1, सीपीआई के साथ 2 और 2 सीटों पर माले के साथ मुकाबले में है। वहीं जेडीयू 43 सीटों में 25 पर आरजेडी से लड़ाई है। जेडीयू का 12 सीटों पर कांग्रेस से मुकाबला है। वहीं माले के साथ 2, सीपीएम के साथ 3 और सीपीआई के साथ 1 सीट पर उसकी लड़ाई है। अगर हम 2015 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो उस समय इन 94 सीटों में से सबसे ज्यादा महागठबंधन ने 70 सीटें जीती थी, लेकिन उस समय जेडीयू भी महागठबंधन का हिस्सा था, तो अब एनडीए के साथ है। 2015 में सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी ने जीती थी। आरजेडी को तब 33 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि जेडीयू की 30, बीजेपी की 20, कांग्रेस की 7 और 2 सीटें एलजेपी के हिस्से आई थी। इस फेज में जिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, उसमें राघोपुर से नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के सीएम फेज तेजस्वी यादव, हसनपुर सीट से उनके बड़े भाई तेज प्रताप भी शामिल हैं। इसके अलावा मधुबनी सीट से बीजेपी विधायक व सहकारिता मंत्री राणा रणधीर, गौड़ा बोराम से जेडीयू उम्मीदवार व मंत्री विधायक मदन सहनी और पटना साहिब से बीजेपी विधायक व मंत्री नंदकिशोर यादव की किस्मत का फैसला भी होना है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है, तो राजस्थान में गहलोत सरकार वर्सेस केंद्र सरकार चल रहा है। पंजाब और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान भी मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ गैर बीजेपी शासित सरकार अब खड़ी होने लगी है। पंजाब विधानसभा 4 विधेयक पास कर चुकी है, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है और अब बारी राजस्थान सरकार की है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि राजस्थान भी केंद्र के इन कृषि कानून को लागू करने को तैयार नहीं है। कानून संसद से बना है, इसलिए राजस्थान सरकार ने इसे रोकने के लिए आज विधानसभा का सत्र बुला लिया। सत्र के पहले ही दिन गहलोत सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए 3 कृषि संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश कर दिए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 तथा आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 को राजस्थान विधानसभा में पेश कर दिया है। अब सदन में इस पर चर्चा कराई जाएगी और राजस्थान विधानसभा का जो गणित है, उसमें सरकार को इस बिल को पास कराने से ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब विधानसभा में सोमवार को इस पर चर्चा होगी और संभवतः सोमवार को ही ये तीनों बिल विधानसभा में पास करा लिए जाएंगे। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। अन्नदाता तो इसके खिलाफ सड़क पर है ही। अब जिस तरह से राज्य सरकारें भी केंद्र के कानून के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पास कर रही हैं, उसके बाद अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार अन्नदाताओं को लेकर लाए गए इन कानूनों पर विचार करेगी। गहलोत सरकार तो पूरा खाका तैयार कर केंद्र सरकार से आर पार के मूड में है, तो बीजेपी पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जी जान लगा रही है। पार्टी दिग्गजों के दौरे तय कर रही है, इसीलिए नड्डा का दौरा रद्द कर उसकी जगह अमित शाह का नाम लिख दिया गया है। इस फेरबदल के बाद अब बीजेपी टीएमसी के निशाने पर भी आ गई है। साल 2021 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी का खासा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। पार्टी यहां जीत के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रही है। हिंदुत्व का कार्ड खेलने के साथ साथ संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दे रही है। इसीलिए तो जहां पहले पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन तक हिंदुत्व का राग अलापा, तो वहीं अब पार्टी को मजबूत करने के लिए शाह आने वाले हैं।
अमित शाह 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक मामलों का जायजा लेने के लिए 5 नवंबर से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव सयंतन बसु ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 6 नवंबर से निर्धारित यात्रा रद्द कर दी। अब अमित शाह 5 नवंबर से 2 दिवसीय यात्रा पर पश्चिम बंगाल आएंगे। उनके 5 नवंबर को मेदिनीपुर जिले का दौरा करने की संभावना है और अगले दिन वो राज्य के पार्टी नेताओं से मिलेंगे। हालांकि अभी कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शाह संगठन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेंगे और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि यात्रा के दौरान शाह विजयवर्गीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जैसे वरिष्ठ पार्टी नेताओं के साथ बूथ और जिला स्तर के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। अमित शाह के दौरे से साफ है कि बीजेपी बंगाल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वो नड्डा से ज्यादा शाह पर भरोसा करती है, क्योंकि शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में बंगाल में 18 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसीलिए बीजेपी नड्डा से ज्यादा शाह पर भरोसा जता रही है। पार्टी के इस कदम से साफ है कि भले ही नड्डा अध्यक्ष हों, लेकिन चलती अब भी शाह की है। इसी को लेकर टीएमसी ने चुटकी ली है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी नड्डा को कुछ नहीं समझती। अब टीएमसी तो बीजेपी पर तंज कस रही है, लेकिन देखना होगा कि शाह को तवज्जो देने से पार्टी पर क्या असर पड़ता है। अब दीदी के गढ़ पश्चिम बंगाल में शाह की एंट्री से दीदी की परेशानी बढ़ेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश के युवा की परेशानी जरूर सरकार बढ़ा रही है। अब जब मोदी सरकार ने रोजगार देने की बजाय उल्टा कंपनियों को लोगों को निकालने की छूट दे दी है, तो बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की तो मुसीबत बढ़ ही रही है। सरकार जो विधेयक लेकर आई है उस पर मंत्री भी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन वो लोगों की रोजी रोटी छीन सकता है। महामारी के दौर में देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ी। मुनाफा न होने की स्थिति में बड़ी बड़ी कंपनियों ने कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। इन हालातों से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बेरोजगारी रोकने की बजाय ऐसे विधेयक लेकर आ रही है जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ेगी। सितंबर में सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 के मसौदा को लेकर केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना अपने कर्मियों की छटनी कर सकेगी। हालांकि इसके लिए कंपनी को 15 दिन का नोटिस देना होगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने औद्योगिक संबंध संहिता के लिए नियमों के मसौदे का पहला सेट जारी किया है, जिसमें औद्योगिक इकाइयों को ई रजिस्टर मेंटेन करना होगा। इसके साथ ही कंपनी में छटनी करने से पहले सरकार को 60 दिन पहले, जबकि कंपनी को बंद करने की स्थिति में करीब 90 दिन पहले जानकारी देनी होगी। इस विधेयक को केंद्र सरकार ने सितंबर में लोकसभा में पेश किया था। हालांकि पहले 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को बिना अनुमति के कर्मचारियों को हटाने की अनुमति थी। इस आदेश के बाद कंपनियों को कर्मचारियों के लिए मनमाने नियमों को लागू करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि इस बिल की कांग्रेस के सांसदों मनीष तिवारी और शशि थरूर ने आलोचना की थी। तिवारी ने कहा कि केंद्र को सभी हितधारकों के साथ बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी। बावजूद इसके सरकार अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है, जिससे साफ जाहिर है कि सरकार देश में बेरोजगारी बढ़ाना चाहती है। एक तरफ बेरोजगारी की मार है तो दूसरी तरफ लोन मोरेटोरियम की। मोदी सरकार भले ही अन्नदाता को राहत देने का वादा करती है, लेकिन उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं करती जिससे अन्नदाता की जिंदगी खुशहाल बन सके। उल्टा सरकार के फैसले मुश्किलें खड़ी करती हैं। अब केंद्र ने ब्याज पर ब्याज माफी योजना से उन्हें बाहर कर दिया, जिससे देश के अन्नदाता पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने आम लोगों को तो कर्ज में ब्याज पर ब्याज से छूट दे दी, लेकिन अन्नदाताओं को जरा भी राहत नहीं दी है, जिसकी उन्हें खासा जरूरत है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित ऋण पर ब्याज माफी योजना का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फसल और ट्रैक्टर ऋण कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के तहत आता है, जो इस योजना में शामिल नहीं है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि सरकार की इस स्कीम का फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने मोरेटोरियम का विकल्प नहीं चुना था। इसके अलावा उन लोगों के पास 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज है। ये रकम 5 नवंबर तक ग्राहकों के लोन अकाउंट में डाल देने के लिए कहा गया है। बाद में बैंक और वित्तीय संस्थान इस रकम को सरकार से क्लेम कर सकते हैं। जिन लोगों ने फरवरी 2020 तक लोन की EMI का भुगतान किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इसके तहत एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो लोन, पर्सनल लोन पर राहत दी जाएगी। इसके अलावा फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और बॉन्ड पर लिए गए लोन पर भी ये राहत नहीं मिलेगी। सरकार के इस आदेश से साफ है कि वो अन्नदाताओं की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। इससे उनके सामने और परेशानियां खड़ी होंगी। वैसे ही वो इस वक्त महामारी की मार झेलने पर मजबूर है। यहाँ तक कि डीजल के भाव भी आसमान पर हैं। इस वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है और अब तो कर्ज से ब्याज पर ब्याज माफी योजना से भी उन्हें बाहर कर दिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात कल से बदलने वाले नियमों की। देश में 1 नवंबर यानी कल से कई नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने वाला है। अब अगर ध्यान नहीं दिया तो आपको इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो क्या क्या नियम बदल रहे हैं कल और क्या होगा असर, दिखाते हैं आपको। कल यानी 1 नवंबर से आम आदमी की रोजमर्रा की कई चीजों के नियम बदलने वाले हैं। इन नियमों का कुछ सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है, इसलिए कल से होने वाले बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। तो कल से रसोई गैस के सिलेंडर से लेकर ट्रेनों के टाइम टेबल तक सब कुछ बदलने वाला है। कल से तेल कंपनियां गैस में गड़बड़ी रोकने और सही उपभोक्ताओं की पहचान के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए OTP की जरूरत पड़ेगी। इस सुविधा को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नाम दिया गया है। इंडेन ने अपने ग्राहकों के लिए एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए नया नंबर 7718955555 जारी किया है। देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। कल से चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है। नई दिल्ली चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बुधवार को संचालन नहीं होगा। साथ ही इंडियन रेलवे पूरे देश की ट्रेनों का नया टाइम टेबल लागू करेगी। इसके बाद 13,000 पैसेंजर्स ट्रेनें और 7,000 मालगाड़ियों के समय में बदलाव किए जाएंगे और करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय भी बदल जाएंगे। वहीं केरल में सब्जियों के लिए MSP सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके बाद केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथ ही बैंक में पैसे जमा करने से लेकर निकालने तक के लिए चार्ज वसूला जाएगा। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से हो गई है। बैंक ऑफ इंडिया, PNB, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी इस मामले में जल्द फैसला कर सकते हैं। तो फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।